नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। खबर गाजियाबाद के लोनी इलाके से है, जहां सरकार विरोधी मानसिकता वाले अधिकारियों को लेकर लोनी नगर पालिका वार्ड नंबर 41 के भाजपा सभासद अंकुश जैन ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान करते हुए कहा है कि वह लोनी के विकास कार्यों को लेकर 6 सूत्रीय मांग रखते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वह भूख हड़ताल भी करेंगे। अंकुश जैन ने कहा है कि यदि भूख हड़ताल करते समय उनकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर करते हुए कहा कि यदि जनहित के इन मुद्दों को उठाते हुए मौत हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार नगर पालिका में किया जाए, क्योंकि नगर पालिका अधिकारी विपक्षी लोगों से मिलकर सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। जो सफाई पहले 2 करोड़ में होती थी, अब 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी लोनी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमारी 6 मांगे हैं, जिसमें मैन हाईवे रोड का पुनर्निर्माण हो और लोनी बॉर्डर थाने से लेके बंधला नहर तक उसका सौंदर्यकरण हो, जल आपूर्ति हो पूरी लोनी के अंदर, बूंद बूंद से ना तरसे कोई भी। और एक हमारा साफ सफाई का विषय है। साफ सफाई में भी बहुत खामियां हैं। आप कहीं पे जाके देख लो, लोनी के अंदर ढेरों कूड़ों के, कभी कहीं 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 इतना कूड़ा लोनी के अंदर पड़ा है जो बीमारी का भी कारण बन चुका है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता परवीन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवीन, और क्या कुछ मामला है ये, क्योंकि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वो धरने पर बैठने जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, आपको बता दूं, ये गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर नगर पालिका लगती है और वहां पर जो अधिशासी अधिकारी है, यानी कि जो आरोप लग रहे हैं सभासद की तरफ से, जितने भी हैं सभासद वो सब भाजपा के हैं। सत्ता पक्ष के सभासद हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर 1 जुलाई से बैठने वाले हैं और साथ ही साथ भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे कुछ सभासद। तो कहीं ना कहीं ये सब मांगे जो हैं ये लगातार पहले भी उठाई जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सभासद है उनका आरोप ये लगाया जा रहा है, जो अधिशासी अधिकारी है, जो ईओ है वहां नगर पालिका के, उनके ऊपर कि वो विपक्ष से मिलकर और विपक्ष के उस पर चलकर इस तरह की वो कूटनीतियां कर रहे हैं। किस तरीके से जो नगर पालिका का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार कूड़े को लेकर जो आवाज उठाई जा रही थी, जगह जगह पर कूड़ा फेंका जाता है, जिसको उठाया तक नहीं जाता है। और साथ ही साथ वहां पर हाईवे की बात कही गई है कि एक बढ़िया हाईवे बने जो कि अच्छा रहे और लोगों को निकलने में यानी सफर करने में सुविधा हो, क्योंकि लोनी एक ऐसा नगर पालिका है, काफी बड़ा नगर पालिका है, तो कहीं ना कहीं उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय वासी हैं। तो कहीं ना कहीं सभासदों का आप जो अनिश्चितकालीन धरना है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इससे पहले कोई प्रशासन के लोग उन्हें मना पाते हैं या उनसे कुछ बातचीत कर पाते हैं या प्रवीण, जिस तरह का आरोप जो है अंकुश जैन की तरफ से लगाया गया है अधिकारियों पर, उसमें कितनी वास्तविकता आपको दिखती है? क्योंकि सरकार बीजेपी की है और इस तरीके के कार्य करने की हिमाकत आखिर कैसे कर सकते हैं अधिकारी? वास्तविकता क्या लगती है आपको? देखिए, शुरू से ही नगर पालिका जो लोनी है और साथ ही बात करूं खोड़ा नगर पालिका भी है, जहां पर जनसंख्या जो है काफी भारी मात्रा में यहाँ लोग रहते हैं। और लेकिन बात करें अधिकारियों की, तो देखिए सत्ता पक्ष अभी इस समय पर मजबूत है और सत्ता पक्ष इस समय पर शासन में भी है, तो उनका विरोध कैसे अधिकारी कर सकता है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। क्योंकि जो अधिकारी अगर चुना गया है, वहाँ भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से ही भेजा गया होगा, सत्ता पक्ष की तरफ से ही ऐसे अधिकारियों को वहाँ नियुक्त किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें जांच का विषय है कि जांच के बाद ही सब कुछ निकल कर आएगा कि आखिर अधिकारी भ्रष्ट हैं या अधिकारियों के नीचे जो काम कर रहे हैं उन लोगों की गलतियां हैं। तो इन सब चीजों को बैठकर ही बात हो पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो सभासद है वो भाजपा के हैं और वो धरने पर बैठने जा रहे हैं। प्रवीण, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं और उन्होंने अंतिम इच्छा भी जाहिर कर दिया, मतलब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। देखिए, ऐसे में क्या होता है कि जब कोई अनशन पे या कहीं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मांगे जो होती हैं साफ तौर पर वो रखी जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर जो उन्होंने मांग करी है, क्योंकि वो उसी जमीन से उसी जगह से जुड़े हुए हैं, एक समय पर लोनी जो गांव हुआ करता था उस गांव से जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो अंतिम इच्छा है कि उनको लोनी नगर पालिका में ही उनका दाह संस्कार किया जाए। लेकिन उनके अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल पर बैठने के बाद अगर मृत्यु होती है तो उस कारणों को भी उन्होंने सामने जग जाहिर किया है। लेकिन अब 1 जुलाई
जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि क्या किस तरीके से ये पूरा जो अनिश्चितकालीन धरना है ये किस और करवट मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रवीण, जिन अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है अंकुश जैन की तरफ से, उनका अभी तक क्या कुछ बयान सामने आया है? उन्होंने क्या कुछ पक्ष अपना रखा है? देखिए, अधिकारियों से वार्तालाप करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अधिकारी अभी अपने आला अधिकारियों, उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप करके, या कह सकते हैं जो वहाँ की चेयरमैन है उनसे वार्तालाप करके कहीं ना कहीं इस जो बीच का रास्ता है वो निकालने का प्रयास करें, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल अधिकारी जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। अभी अधिकारी किसी भी तरीके से कोई आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है। प्रवीण, जिन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देने जा रहे हैं अंकुश जैन, उसमें कौन कौन से संगठन शामिल हो सकते हैं भाजपा के अलावा? देखिए, ये समस्या तो आम जन लोगों की है, क्योंकि थोड़ा जो लोनी नगर पालिका है वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों की भी समस्याएं हैं इस तरह की। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए विपक्ष के तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई हैं, पहले भी कही गई थी, लेकिन इस बार तो सत्ता पक्ष के लोग खुद सभासद जो है भाजपा के चुनकर जो आए हैं वो लोग खुद धरने पर बैठ रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरीके से ये किस और मोड़ लेगी ये जो अनिश्चितकालीन धरना है, हड़ताल है, किस और मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम जनमानस जो है, आम जनता है, उनकी तकलीफों को वो रख रहे हैं और उसी के वजह से ये धरना जो 1 जुलाई से करने जा रहे हैं, ये धरना उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है जो वहाँ के निवासी हैं, जिन्होंने उन्हें वोट देकर वहाँ जिताया है। जी बिल्कुल प्रवीण, अंकुश जैन का पक्ष भी हमने देख लिया, लेकिन अगर मैं वहाँ की रहने वाली जनता की बात करूँ तो क्या ऐसी शिकायतें वाकई में आई हैं? देखिए, जनता भी पहले कई बार धरना भी दे चुकी है, कई बार इस तरह की जो चीजें हैं वो उठाई है, उन्होंने आवाज भी उठाई है। हालांकि जब सभागार जो है नगर पालिका का जब सभागार बैठती है वहाँ पर जितने सभासद होते हैं, चेयरमैन होती है और साथ में वहाँ अधिकारी भी बैठते हैं, तो अधिकारियों की तरफ से भी आपस में बातें रखी जाती है कि क्या कुछ समस्याएं हैं नगर पालिका के अंदर, लोनी नगर पालिका के अंदर में क्या गंदगी को लेकर ज्यादा समस्या है, पानी को लेकर ज्यादा समस्या है, क्योंकि पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यही हाल होड़ा नगर पालिका का भी है। तो बात करें यहाँ पर कई ऐसे समाज सेवी लोग भी हैं जो इस तरह के धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। होड़ा नगर पालिका की अगर बात करें तो वहाँ से दीपक जोशी हैं जो अभी लखनऊ के लिए साइकिल यात्रा उन्होंने की आह्वान किया था, जिसके बाद जो एसडीएम है वो उन्हें वहाँ से आधे रास्ते से ही उनको लेकर आ जाते हैं, मनाकर समझा बुझाकर, फिर उनकी मीटिंग होती है डीएम के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बड़े गंभीर विषय हैं। जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा हो और लोग उन्हें वोट देकर उन्हें चुने अपना, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है कि अगर जनता की अगर नहीं सुनेंगे तो फिर जनता वोट किसको देगी। जी प्रवीण, धरना के अलावा भी और कोई हल दिखता है जिससे समस्या का हल हो सके? क्योंकि अंकुश जैन तो वहां से जीते हुए हैं प्रत्याशी। देखिए, धरना ही एकमात्र एक सवाल रह जाता है, क्योंकि धरने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों की कान नींद जब खुलती है जब कोई व्यक्ति इस तरीके कठोर निर्णय लेता है, यानी कि अनिश्चितकालीन धरना था कि भूख हड़ताल करना, तो ये कब तक चलने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। शासन प्रशासन कब झुकेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो भाजपा के ही जो सभासद है वो इस तरीके का आह्वान करने जा रहे हैं, तो एकमात्र जरिया ही यही रह जाता है कि धरने के अलावा उनके पास तो एकमात्र और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों से वार्तालाप करी होगी उन्होंने। जी ठीक है प्रवीण, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फतेहपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव में पुलिस की कार्रवाई से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से शिकायत की। दरअसल 20 जून को खेत में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद में चौफेरवा गांव के एक युवक पर करीब आधा दर्जन लोगों ने चाकुओं से प्रहार कर दिया। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया, जहां 25 जून को उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक के परिजन पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे। उनका आरोप था कि पुलिस ने चाकू से हमले की बात को एफआईआर में शामिल नहीं किया और एक अभियुक्त का नाम एफआईआर से हटा दिया। इसी के चलते परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से शिकायत की। था तो आज डीएम से मिलने आए थे। घटना क्या है? 5-6 दिन से हो गया, सब कार्रवाई कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो आज डीएम से मिलने आए थे। घटना क्या है? घटना चाकू मार के हत्या कर दी। किसकी? पिताजी की। अच्छा, किन लोगों ने की है, क्या बात? चौफेरा गांव के पारिवारिक लोग थे बगल के, सोनू ने की है। सोनू के पिता का नाम धर्मपाल। क्यों किया? गुल्लू, संजय, मंजय, सचिन, मोनू,
पूरा परिवार जमीन का मतलब झांखर ब्याड़ बाबू खातिर झांखर रखे हैं म्यान में, उनको हटाने के लिए गए हैं। उनसे विवाद हुआ है, 5 लोग चाकू दिखाए हैं और जो है और मतलब वही में विवाद में गड्ढा में गिरा के 5 लोग चाकू से मारा। 5 हथियार ले थे, 5 सब चाकू 5 ले रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है पुलिस घटना 6 बजे किस्सा है, तो फिर इसके बाद कुछ नहीं, पुलिस को इत्तला गया, अस्पताल आए, अस्पताल में जो है दोनों पार्टी आई। एक पार्टी मतलब इलाज कराते समय वो निकल गया। ठीक है, पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस इसके बाद की कोई कार्रवाई नहीं। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला क्या है? जी देखिए, ये मामला है 30 जून का। 30 जून को बताया जा रहा है, जहाँ चौफेरवा सदर कोतवाली क्षेत्र के में चौफेरवा एक जगह है, जहाँ पर खेत में पानी डालने को लेकर के विवाद पैदा होता है। जिस विवाद में आधा दर्जन लोग एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं। वार करने के बाद वो घायल अवस्था में उसको जिला अस्पताल लाया जाता है, जहाँ जिला अस्पताल से उसको वो लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। तो लखनऊ में उसका बराबर इलाज चल रहा था, जिसमें उसमें 25 तारीख को इलाज के दौरान उसने लखनऊ में ही दम तोड़ दिया। बताते हैं कि पुलिस के द्वारा जिसमें तफ्तीश की गई थी, तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मेन जो मुकदमे का जो अभियुक्त था, जिसके विवाद हुआ था और जिसने इसमें जो चाकू से जिसने सबसे पहले वार किया था, जो मेन अभियुक्त था, उसको आरोपी को पुलिस के द्वारा निकाल दिया गया, ऐसा घर वालों का कहना है। जी, पुलिस ने उसको अभियुक्त को निकाल दिया और पूरे मामले में चाकू का कहीं जिक्र ही नहीं किया। जितेंद्र, यही तो सबसे बड़ा गंभीर सवाल बनता है ना, पुलिस पर संदेह पैदा होता है। पुलिस की तरफ से इसमें कुछ सफाई दी गई है, कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, बता दें कि जो परिजनों का आरोप है, परिजनों ने बताया है कि मुकदमा जो एनसीआर लिखा गया 323/504, ये साधारण धाराओं में मुकदमा बताया जाता है, जो साधारण धाराओं में जो खड़े 154 में चालान हो जाता है जिसके द्वारा। तो कहीं न कहीं पुलिस ने धाराओं को कम करने के लिए मुकदमे से चाकू हटा दिया। तो कहीं न कहीं पूरा गंभीर सवाल होता है कि आरोपी को बचाने और उनके गंभीर धारा न लगने के लिए चाकू का जिक्र ही हटा दिया। जब चाकू का जिक्र हटा दिया तो 307 जैसे जो आत्मघाती हमले के लिए लगती है धारा, वो धारा नहीं लग सकी, जिसकी वजह से आरोपियों को नॉर्मल धाराओं में चलते बनाया गया। तो पुलिस जब युवक की मौत हो जाती है 25 तारीख को इलाज के दौरान, तो ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं। परिजनों ने जब FIR को तफ्तीश किया, जब जानकारी किया, तो जाकर के जब पुलिस से कोई नहीं हल मिला, तो उन्होंने SP को। जितेंद्र, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो हत्या की गई, इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या वजह थी? खेत में पानी डालने के दौरान ये वारदात होती है, और जिसमें आपसे में दोनों लोगों की बहस होती है। 2 लोगों में एक परिवार के 6 लोग आ जाते हैं और उसमें मारपीट होती है। मारपीट में चाकू से वार किया जाता है, जिससे उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया जाता है। तो पानी को डालने को लेकर के विवाद पैदा होता है, जिसमें ये घटनाएं कारित होती है। जी जितेंद्र, अब कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर शिकायत भी दी गई है ग्रामीणों की तरफ से, क्या कुछ आश्वासन वहां से उन्हें दिया गया है? जी, जब कलेक्ट्रेट में 1 दर्जन सैकड़ों लोग जब वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन के दौरान कोतवाल भी मौके पे पहुंचते हैं, और कोतवाल ने लोगों को समझा बुझा करके अपने तरीके से लेकर के उन्होंने कहा है कि धाराएं पूरी जो भी होंगी यथास्थिति धाराओं में चाकू का जिक्र भी किया जाएगा। तो बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर ये चीज आज करने की इनको बनौबत आ रही थी, तो जब ये घटना कारित हुई थी तब इन्होंने चाकू और मेन जो धाराएं थी उसको हटाने और चाकू को हटा करके साधारण मारपीट में दर्ज करने की कौन सी नौबत आ गई थी? तो कहीं ना कहीं इसमें किसी से अर्थ लाभ की भी बात आ रही है, निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बिना अर्थ लाभ के पुलिस इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगी। ठीक है जितेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को कोटेदार तार तार करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, योगी सरकार कितना भी कड़ा शासन कर ले, लेकिन कौशाम्बी जिले के थाना करारी अंतर्गत अवाना आलमपुर के कोटेदार को फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि कुछ दिन पहले कोटेदार राशन वितरण कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने सरकारी राशन की दुकान पर नया तराजू रखकर तौलना शुरू किया, तो अपने आप को फंसता देख कोटेदार ने दुकान बंद कर दी
और कोटेदार ने करारी थाना में जाकर उल्टा मुकदमा लिखवा दिया। आरोप है कि सरकारी दुकान में बीजेपी मंडल महामंत्री का बोर्ड लगाकर बीजेपी पार्टी के नाम से ग्रामीणों पर धौंस दिखाता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन तो कम देता ही है, राशन कार्ड बनाने के नाम से दर्जनों लोगों से धन की उगाही भी कर चुका है। जो कोई कोटेदार के खिलाफ शिकायत करता है तब वह शिकायतकर्ता पर फर्जी मुकदमा लिखवाने की धमकी भी देने लगता है। इस बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया और कार्यवाही करने की मांग की है। अरे वो कहीं गई कहीं लाई जा पूर है। तो आप लोग कहती नहीं हैं? कुछ कहीं तो है कि काम है तो कहीं काम कहाँ। जब कहीं थी तो डांट लेते थे, हमका डांट लेते थे, हमका अंगूठा लगाई थी, अंगूठा नहीं लगा तो आपका 2000 से नहीं मिला। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात युवक का शव सारदा नहर में मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के तौरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक शव जो है वो नहर में मिला, उसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये पूरा मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के तौरा गांव का बताया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पूरा मामला क्या था और क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, पूरा मामला उन्नाव के पूर्वा कोतवाली का है, जहां पर सुबह जो है सादा नहर पर एक युवक का शव मिला है और शव जो है नहर के ऊपर उतराता मिला है। वहीं गांव वालों ने जैसे ही शव को देखा वैसे ही तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पहुंची और शव को निकलवाया गया है। हालांकि पुलिस आसपास के इलाकों में तफ्तीश कर रही है, शिनाख्त कर रही है, पर अभी तक युवक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है? जब उन्होंने शव को देखा तब क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, किस हालत में शव था और अभी तक क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए, ये शव जो है युवक का है। युवक की जो उम्र है लगभग 30 से 32 साल जो है वो लगाई आकी जा रही है और फिलहाल जो आसपास के जो लोग हैं वो गांव के ही लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस गांव का युवक है। फिलहाल जो शव है वो काफी लग रहा कि 2 दिन पुराना शव है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर अभी जो पहली प्रक्रिया है वो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिल्कुल इसी सवाल पर आने वाली थी अमित में कि पुलिस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है और पुलिस ने क्या कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर दिया है? देखिए, पुलिस आसपास के थानाओं से संपर्क कर रही है। कोई भी अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट है उसको पता कर रही है और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी शिनाख्त की जा रही है। ठीक है अमित, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। योगी सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आईएएस के साथ कई जिलों में तैनात कप्तानों का तबादला भी किया गया है। जिन जिलों के एसपी का ट्रांसफर हुआ है उनमें मेरठ, सहारनपुर से लेकर आजमगढ़ तक के कई जिले शामिल हैं। हेमराज मीणा को अब आजमगढ़ का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल कुमार को एसपी प्रतापगढ़ और आदित्य लगे एसपी चंदौली बनाया गया है। इसके अलावा विपिन टाडा को अब मेरठ का एसएसपी बनाया गया है। सुशील घुले एसएसपी और एसटीएफ अनुराग आर्य को अब एसएसपी बरेली और रोहित सिंह सजवान को एसएसपी सहारनपुर और सतपाल अंतिल को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है।
वाराणसी के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंदर नवीन छात्रावास के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट इतनी बड़ी कि छात्रावास सहित पीएससी के वाहन भी इस मारपीट की जद में आ गए। हालात को बिगड़ते देख वाराणसी के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुट गई। सूत्रों के अनुसार देर रात कुछ छात्रों के कुछ खाने पीने का प्रोग्राम छात्रावास के अंदर चल रहा था। इस बीच किसी बाहरी छात्रावास से कुछ अन्य लोगों के छात्रावास में आने के बाद आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद 2 गुटों में काफी मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद एक गुट खुद को बचाते हुए पीएससी कैंप की ओर भागा। इसके बाद नवीन छात्रावास में मौजूद छात्रों ने सड़क किनारे खड़ी पीएससी के वाहनों समेत अन्य जगहों पर तोड़फोड़ की। तो काशी विद्यापीठ में छात्रों के बीच में मारपीट हुई और छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें आपको यूपी के वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर पीएससी के वाहनों पर भी पथराव किया गया। मामला इतना बढ़ गया कि तमाम पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची और पूरा मामला जो है वो शांत कराने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की गई कि इसके पीछे वजह क्या थी और उसको जानकर जो उत्पात मचा रहे थे छात्रों को, उनको समझाने की कोशिश की गई। देखिए, थोड़ा देर पहले मुझे फ़ोन आया हमारे गार्ड सुपरवाइजर जो है कि कुछ छात्रों में मारपीट हो रही है। मैंने उन्हें कहा कि जाके मौके पर देखिए कि छात्रों का आपसी विवाद है, क्या है, शब्द का वाद विवाद हो रहा है कि मारपीट हो रही है, हाथ से हो रही है, कैसे हो रही है, जाइए फिर हमको तुरंत सूचना दीजिए। हमें लगता है कि सुपरवाइजर के फ़ोन के 2 मिनट बाद छात्रों का फ़ोन आया कि कुछ छात्रों ने मारा है, ज़्यादा मारा है, उनका सर फट गया है। हम कहे कि उसी छात्र से हमने पूछा कि किस छात्र को किसने मारा है। कहे हमें नहीं पता मैडम, आप आ जाइए। मैंने फिर सुपरवाइजर को फ़ोन मिलाइए कि आप गाड़ी भेजिए, किन छात्रों में मारपीट हो रही है, किसका सर फटा है। तब तक फिर करीब 8-10 छात्रों का लगातार फ़ोन आता रहा है कि मैडम आप आइए, आप आइए। मैं तुरंत, गाड़ी तो हमारी नहीं आ पाई थी, मैं परिसर में ही रहती हूँ टीचर्स आवास में, मैं पैदल ही आई, आधा रास्ते तक आई थी, तब तक मुझे मेरी गाड़ी मिल गई। मैं यहाँ पर आई तो पता चला कि छात्रों और पीएससी के बीच में थोड़ी मारपीट हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।